नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। मतलब ऑर्गेनिक के दो मेजर चैप्टर्स, हैलोअल्केन्स, हैलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और एक माइनर चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे सारी चर्चा हो चुकी है। आज एक और माइनर चैप्टर उठाते हैं आपकी 12th की सेकेंड बुक में से, दैट इज योर पॉलीमर्स। मतलब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई काफी स्कूल से, फरीदाबाद के, कुछ गुड़गांव के स्कूल से, कि सर पॉलीमर्स स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एक हल्का चैप्टर उठाएंगे पॉलीमर्स, उसके बाद एक और मेजर चैप्टर करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलीमर्स पे। देखो यार, सबसे पहले पॉलीमर्स समझेंगे होता क्या है। ठीक है, नाम ही बता रहा है पॉली, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ये कलेक्शन होगा। देखो, पॉलीमर्स जो होते हैं वो आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत सारा होता है और इनके अंदर एक ही तरीके की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स, या मैं ऐसे बोलूं, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन या विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस एंड आर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट्स। कहने का मतलब है कि अगर मुझे एक वॉल बनानी है यार, मतलब आप एक वॉल बनाते हो तो एक ही काइंड की ब्रिक लेकर आते हो ना। फॉर एग्जांपल, मैं हरे रंग की एक ब्रिक ले रहा हूं, ये ब्रिक ली जी, सीमेंट लगाया, ऐसे ही जोड़ते चले जाते हो भाई। सेम तरीके के रिपीटिंग यूनिट्स ही तो लेते हो ना यार, ध्यान से देखो, तभी तो आप लोगों की एक वॉल बनती है। देखो, ये आप लोगों की फॉर एग्जांपल समझ लो एक वॉल है। वॉल बोलूं या मैं इसको बोलना चाहता हूं कि एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है। तो पॉलीमर्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस एंड कंटेन सेम रिपीटिंग यूनिट्स। बार बार मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, सेम रिपीटिंग यूनिट्स। फॉर एग्जांपल देखो यार, इसका सेम रिपीटिंग यूनिट क्या है? जो मैंने ग्रीन कलर की जो ब्रिक ली है, दिस इज माई सेम रिपीटिंग यूनिट। मतलब इस रिपीटिंग यूनिट को मैं बार बार जोड़ता चला जाऊंगा तो मेरा एक पॉलीमर बनता चला जाएगा, जो आपकी सिंगल रिपीटिंग यूनिट होती है। मतलब मैंने क्या करा, इसी ग्रीन को बार बार रिपीट करा, तो जो आपकी सिंगल रिपीटिंग यूनिट होती है उसको कहा जाता है मोनोमर। तो आप ये कह सकते हो कि पॉलीमर्स आर द कलेक्शन ऑफ मोनोमर्स। मतलब आपकी जो ये सिंगल रिपीटिंग यूनिट है उसको आप बार बार जोड़ते चले जाओगे तो आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, उसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। अगर डेली लाइफ के में एक सबसे कॉमन एग्जांपल उठाऊं, दैट इज योर पॉलीथीन, जो आप लोग कैरी बैग्स में यूज करते हो, या जितने भी आपके प्लास्टिक्स होते हैं, टॉयज में, बॉटल्स में, कोक वगैरह में आप लोग पीते हो, वो सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये माइंड में चीजें स्ट्राइक कर रही होंगी कि यार सारे बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, क्या वो सारे पॉलीमर्स होते हैं? मैं कहूंगा नहीं। पॉलीमर्स केवल ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेम काइंड की रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं। मैंने अमीनो एसिड्स उठा लिया। मैंने क्या उठा लिया यार? अमीनो एसिड्स। अब बच्चे बोलेंगे कि अमीनो एसिड भी तो पॉलीमर है, या प्रोटीन्स भी तो मेरे पॉलीमर्स हैं। यार मैं इस चीज पे थोड़ा सा पॉज लेके आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल तो है। मतलब प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल तो है जिसके अंदर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बट उसके अंदर सेम काइंड की रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है, डिफरेंट काइंड की रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो पॉलीमर्स की करेक्ट भाषा क्या है? ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल या ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मास बहुत ज्यादा है पर उसके अंदर सेम काइंड के रिपीटिंग यूनिट्स हो। तो आप लोग ये चीज समझ जाना कि जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल जिनका मास बहुत ज्यादा है, पर सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स, वो पॉलीमर्स नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो? ऑल पॉलीमर्स आर योर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट योर पॉलीमर्स। तो पहली डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुई कि पॉलीमर्स जो है वो आप लोगों का एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो कि छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है। और जो रिपीटिंग यूनिट है उसको मैं मोनोमर कहता हूं। मतलब पूरी दीवार जो ग्रीन कलर से बनाया गया, ये तो आपका क्या हो गया? पॉलीमर। और इसकी जो एक ये वाली रिपीटिंग यूनिट थी उसको मैंने क्या बोला यार? आपका मोनोमर।
अब आगे चलता हूं, पॉलीमर्स को क्लासिफाई करता हूं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन डिफरेंट बेसिस। पहले तो चीज समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, सबसे पहले कि मैं कैसे क्लासिफाई करने जा रहा हूं पॉलीमर्स को, सबसे पहले जो मैं पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने जा रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स की मतलब वो कहां से मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है। सोर्स बोलूं या मैं बोलूं ओरिजिन क्या है, ठीक है ना यार। तो सबसे पहले चीज समझना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ओरिजिन हमारा तीन तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है पहला सोर्स मेरा वो नेचुरल पॉलीमर हो। कैसा हो यार वो मेरा नेचुरल पॉलीमर हो। नेचुरल पॉलीमर का मतलब वो पॉलीमर मेरे को डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन होता हो। सो द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर नेचर डायरेक्टली आर टर्म्ड एज नेचुरल पॉलीमर। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देखो यार, साथ साथ याद करते चले जाना। एग्जांपल इज योर स्टार्च। ठीक है, आगे जाके पढ़ाएंगे स्टार्च और सेल्यूलोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, आगे बायोमोलिक्यूल्स में इसका पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इसका नाम याद करना है और जिन जिन के स्ट्रक्चर्स में बनाऊं उनको याद करना है यार प्लीज। ठीक है, सीबीएसई के लिए तो उनके स्ट्रक्चर बाय हार्ट याद कर लेना और एग्जाम्पल सबके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, 2 से 3 नंबर का वेरी करता है आपका ये चैप्टर, 3 नंबर के हिसाब से हम लोग इसे प्रिपेयर कराएंगे सीबीएसई के लिए। ठीक है, स्टार्च या फिर आपका सेल्यूलोज। ठीक है, ये आपका हो गया नेचुरल पॉलीमर जो आपका डायरेक्ट नेचर से मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों का यार सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, देखो यार सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि जो यार इसका रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, जो इसका रॉ मटेरियल है वो कहां से ऑब्टेन होगा, मेरा नेचर से, बट जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोसेस है पॉलीमर बनाने का, या मैं बोलूं जो भी क्या है पॉलीमराइजेशन। 1 मिनट का पॉज लेके पॉलीमराइजेशन को कैसे समझ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पॉलीमर थ्रू रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर्स को बार बार रिपीट करके जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन है। तो सेमी सिंथेटिक मॉलिक्यूल में जो आपका रॉ मटेरियल है वो तो नेचर से ऑब्टेन होगा, बट जो पॉलीमराइजेशन है वो लैब में कराई जाएगी। तो इट इज योर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसका एक एग्जांपल है आपका रेयॉन। ठीक है ना यार, इसका आपका एग्जांपल है रेयॉन। ठीक है, अब थर्ड चलते हैं, दैट इज योर टिपिकल सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर कौन से हो गए यार, कि आपने उसके मोनोमर्स को लैब में लिया, मतलब ऐसे केमिकल्स जो आपके लैब में ही होंगे और लैब में ही आप उनको क्या करोगे, पॉलीमराइज कराओगे। मतलब नेचुरली ऑब्टेन नहीं होंगे इनके रॉ मेट, मतलब जो इनका मोनोमर है वो भी नेचुरली ऑब्टेन नहीं होगा, और दूसरी चीज इनकी जो पॉलीमराइजेशन है वो भी लैब में होगी। मतलब दे आर मैन मेड पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं प्योरली, जो प्योरली मैन मेड होते हैं, मतलब उनके रॉ मटेरियल्स नेचर से नहीं आते, दैट आर योर सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स का बेसिक एग्जांपल मैं बता देता हूं, पॉलीथीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके आप लोग पाइप्स देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मैंने इसे 3 तरीके से क्लासिफाई करा। नेचुरल, जो हमें प्योरली नेचर से मिल जाता है, दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज। दूसरी चीज आप लोगों का है सेमी सिंथेटिक, रॉ मटेरियल नेचर से मिला, पर जो पॉलीमराइजेशन है, मतलब पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है वो लैब में करा गया, दैट इज योर रेयॉन। और उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि आपका मैनमेड पॉलीमर होता है, सारा काम आपका लैब या फैक्ट्रीज में होता है, दिस इज योर पॉलीथीन या फिर पीवीसी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आप सबके एक एक 2-2 एग्जाम्पल साथ साथ याद करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कराने जा रहा हूं वो मैं कराने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि मतलब जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को भी 3 तरीके से क्लासिफाई करता हूं।
ठीक है ना यार। स्ट्रक्चर को भी 3 तरीके से क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले दैट इज योर लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब वो एक के बाद एक रिपीटिंग यूनिट जुड़ी होगी, समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर लीनियर पॉलीमर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपकी रिपीटिंग यूनिट सेम लीनियर, मतलब एक के पीछे 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 चलती जाएंगी। दिस इज योर लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना यार। तो अगर ठीक से बनाया जाए तो मतलब ये एक पॉलीमर, फिर इसके बाद सेम, इसके बाद सेम, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा आपका पॉलीमर। दिस इज योर लीनियर पॉलीमर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एग्जाम्पल आपका हो जाता है यार पॉलीथीन। अभी सबके जिसके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा उन्हीं के एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। पॉलीथीन या फिर पॉलीप्रोपीन। पॉलीथीन या पॉलीप्रोपीन। लीनियर के बाद आपके आते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ठीक है ना। ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ब्रांच का मतलब है कि वो सीधे के साथ साथ उनकी कुछ कुछ ब्रांचिंग हो रही होगी, जैसे कि देखो यार ये आपका क्या हो गया, ब्रांच्ड पॉलीमर हो गया। ध्यान से देखो ये आपका कैसा पॉलीमर हो गया, मतलब कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा पॉलीमर का, तो ये क्या है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, इसका एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर पॉलीस्टाइरीन। क्या है यार आपका पॉलीस्टाइरीन आपका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और भी आपके एग्जांपल है, ऑर्लॉन हो गया, पैन हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पैन, ठीक है। अभी इन सबके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है पॉलीमर्स का, अभी सारे मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन सिखाऊंगा, मैकेनिज्म और सबके स्ट्रक्चर्स भी सिखाऊंगा। अब चलते हैं थर्ड पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लीनियर हो गया, ब्रांच्ड हो गया, थर्ड तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज योर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है यार आप लोगों का, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ध्यान से देखो क्रॉस लिंकेजेस कैसे बनती है। मतलब इसका एक 3D स्ट्रक्चर होगा जिसमें मेरी क्या होंगी यार, क्रॉस लिंक होंगी। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये क्या होंगी मेरी यार, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है, ठीक है। यहां ही लिख देता हूं, ठीक है ना यार। ये आपका ब्रांच था, और इसी का 3D स्ट्रक्चर अगर मैं ले लूं, दैट इज योर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो बेकालाइट या मेलामाइन, ठीक है ना यार। तो आप लोग ये चीज देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मैंने इसे कैसे क्लासिफाई करा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरी चीज चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से अरेंज करने को आता है। मतलब आपको 3-4 पॉलीमर्स दे देंगे और 3-4 पॉलीमर्स में बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आइए ध्यान देते हैं कि तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही चल रही है, तो तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आपके पॉलीमर्स के बीच में कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उस पे बात करेंगे यार, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर आपको फिर 3 तरीके से, तो बिल्कुल सही बात है। इसको भी मैं कितने तरीके से क्लासिफाई करने वाला हूं, 3 तरीके से। आइए चीज समझते हैं, ठीक है ना यार, कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। 3 लूंगा मेन, फिर एक और छोटा सा पार्ट कराऊंगा इसे। तो सबसे पहला जो है क्या, सबसे पहला आर योर इलास्टोमर्स। क्या है यार आप लोगों का, इलास्टोमर्स, ठीक है। दूसरा है आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्मोप्लास्टिक। लास्ट में आप लोगों का बोल सकता हूं दैट इज योर फाइबर्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिन्होंने पॉलीमर्स पढ़ लिया होगा वो बोलेंगे सर एक थर्मोसेटिंग भी होता है,
भाई साहब मेजरली हम 3 में क्लासिफाई करते हैं, थर्मोसेटिंग इसी का सब पार्ट है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यहां फोकस करेंगे यार। आंख बंद करो, 2 मिनट का पॉज लो, याद करो कैसे, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक और आपका फाइबर्स। नाम ही बता रहा है कि इलास्टोमर्स में आपकी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो स्ट्रेच हो सके, मतलब आराम से फोर्स लगाने पर, दूसरी चीज में बोलूं, दैट कैन चेंज इट्स शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, ठीक है ना यार, ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो जितने भी आपके रबर्स होते हैं, ठीक है, ब्यूना एस, ब्यूना एम, स्टाइरीन, मतलब जितने भी मैं आगे जाके जितने भी रबर्स को क्लासिफाई करूंगा वो सारे के सारे इलास्टोमर्स में आएंगे। तो एग्जाम्पल आर योर रबर्स, एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, रबर्स हो गए यार। रबर्स में आप कर सकते हो आपका नेचुरल रबर, कौन सा रबर यार आपका, नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर के बाद आप लिख सकते हो बूना एस और आप लिख सकते हो ब्यूना एन। मतलब अभी हम लोग जितने भी रबर्स का एग्जांपल करेंगे वो सारे इलास्टोमर्स में आएंगे। तो इसमें के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इट कैन चेंज इट्स शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो इसके अंदर वीकेस्ट, मतलब अमंग पॉलीमर्स, अगर मैं इन तीनों के अंदर क्लासिफाई करूं तो इसके अंदर वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी यार, वीकेस्ट है ये, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ क्या है यार आपकी, अट्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले फाइबर्स को क्लासिफाई करता हूं, पहले फाइबर्स फिर बीच वाला है। अच्छा, अब फाइबर्स क्या है, दे आर नॉन इलास्टिक, मतलब दे डू नॉट पोजेस एनी इलास्टिसिटी, मतलब इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। दूसरी चीज, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब ज्यादातर जो भी आपके फाइबर्स है दे हैव कैसी बॉन्डिंग यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना है, ये फाइबर है, कपड़ा है, खींचो वापस भाई, कुछ नहीं खींचेगा, ना ही फटेगा। हाँ, कमजोर हो जाता है, डिटर्जेंट्स लगाओगे वो एक अलग केस है, पर आप जब भी नेचुरल फाइबर को स्ट्रेच करोगे नहीं स्ट्रेच होगा यार, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है। एग्जाम्पल, फाइबर्स के एग्जाम्पल लिखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फाइबर्स के एग्जाम्पल। आप लोग पहनते हो यार नायलॉन, सिंपल आपका नायलॉन 6, नायलॉन 66, डेक्रॉन, रेयॉन, मतलब जितनी भी आपकी जो शर्ट्स हैं, जितनी भी चीजें फाइबर्स में आती हैं, जिनके भी आप कपड़े बनाते हो, ब्लैंकेट्स बनाते हो, जो भी फाइबर्स का जितना भी काम होता है वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, फाइबर्स में। और उनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे कम इलास्टोमर्स में, मतलब जितने भी रबर्स आपके अभी आगे क्लासिफाई करने वाला हूं वो यहां आएंगे। जितने भी कपड़े, अपहोल्स्ट्रीज, जितने भी कपड़े आएंगे वो सारे फाइबर्स के अंडर आएंगे, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और तीसरा आता है यार आपका थर्मोप्लास्टिक, दे हैव मॉडरेट इलास्टिसिटी। कैसा होता है यार, दे आर मॉडरेट इलास्टिक, मतलब ये खिंचते तो हैं पर इससे कम खिंचेंगे, इससे ज्यादा खिंचेंगे। दैट मीन्स इनके अंदर कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके बीच वाली, मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मो हीट रिलेटेड होगा। तो एक पॉइंट और बता देता हूं, ये ऐसे सॉफ्ट प्लास्टिक्स होते हैं जो आप क्या कर सकते हो, हीट के साथ रीमोल्ड कर सकते हो। दे आर सॉफ्ट प्लास्टिक्स दैट कैन बी रीमोल्ड, मतलब आपने क्या करा, इसको रीमोल्ड करा। क्या करा आपने, इसको रीमोल्ड करा। आप इसको हीट देकर इसकी शेप चेंज कर सकते हो। कैन बी रीमोल्डेड और कैन चेंज इट्स शेप
ऑन हीटिंग। ठीक है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का क्या, ये कि सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर मॉडरेट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वीक मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉडरेट होंगी, इससे ज्यादा होंगी, इससे कम होंगी। दूसरी चीज थर्मोप्लास्टिक, आप ऐसे प्लास्टिक को रीमोल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, हीट देके आप रीमोल्ड कर सकते हो। अब अगर मैं देसी भाषा में आपकी डेली लाइफ से पॉलीमर्स को बनाऊं इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आप लोगों ने कबाड़ी वाले को अपने घर का कबाड़ा जरूर बेचा होगा। ठीक है, बेचा है नहीं बेचा है। जब भी आप क्या करते हो, कबाड़ी वाले के पास जाते हो और उससे प्लास्टिक का रेट पूछते हो, प्रैक्टिकल एनालिसिस है, मैंने बहुत करा है यार। आप लोग पॉकेट मनी के लिए करते थे ना, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने, दिस इज बिजनेस, ठीक है ना यार, कबाड़ा बेचने का दिस इज बिजनेस। तो क्या करते थे हम लोग, कबाड़ा बेचते थे तो कबाड़ी वाले से पूछते थे कि भैया प्लास्टिक का भाव क्या है, कि आप किस रेट पे प्लास्टिक हमसे परचेज करोगे, तो वो आपको 2 रेट देता था। कि भैया ऐसे बोलता था, भैया कच्चा प्लास्टिक इतने का है, पक्का प्लास्टिक इसने का। इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है यार, उसको केमिस्ट्री नहीं आती, उसको थोड़ी पता है कि तुम उससे क्या बात कर रहे हो। उसको ये पता है कि कच्चा प्लास्टिक क्या है और पक्का प्लास्टिक क्या है। तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, जैसे एक थर्मोप्लास्टिक होता है ऐसे ही एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, दिस इज योर थर्मोप्लास्टिक, ये वो कच्चा प्लास्टिक है जिसको मैं रिमोल्ड कर सकता हूं। मतलब ये एक तरीके से रिसाइकलेबल प्लास्टिक है जिसको आप हीट के साथ नई नई चीजें शेप चेंज कर सकते हो। सॉफ्ट मतलब जितने भी आपके सॉफ्ट के भी जो टॉयज आते हैं, कच्चा प्लास्टिक, स्क्वीज बॉटल्स होती हैं, या जितने भी आपके सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब बात आती है पक्के प्लास्टिक की, तो मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूं, केवल थर्मोप्लास्टिक लिखे रहने देता हूं। ठीक है, इसी के अंदर आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो या एक सब हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, उनके अंदर अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, हाँ फाइबर से कम होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो था थर्मोप्लास्टिक। अब मैंने किसकी बात करी यार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ना यार, ओरिजिनली ये एक सेमी फ्लूइड टाइप का प्लास्टिक होता है। इसको अगर आप किसी शेप में मोल्ड कर देते हो, इसको आप किसी शेप में मोल्ड कर देते हो, तो याद रखना उसके बाद हीट के साथ आप इसे दोबारा शेप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ सेमी फ्लूइड प्लास्टिक। वंस सेट उसके बाद can't be remold or no action of temperature। कहने का मतलब है कि इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जलने लगेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आप लोग को, कि जितनी भी बाइक का प्लास्टिक होता है, जितना भी बाइक का हार्ड प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, या आप लोगों के जो हेलमेट के शेल्स होते हैं, या आपके जो इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विचेस होते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, ठीक है, दैट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप उसको जलाना चाहोगे, वो क्या करेगा, सिकुड़ता जाएगा, काला काला होता जाएगा, बट वो पिघलेगा नहीं। पिघलने के बाद आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते यार। ठीक है, ये फर्क होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब ठोस प्लास्टिक होता है वो, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू योर थर्मोसेटिंग कम होती है। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं। कबाड़ी वाले की भाषा में बात करूं, कच्चा प्लास्टिक, पक्का प्लास्टिक। ठीक है, क्या बात बोली, कच्चा प्लास्टिक। लिख मत देना तुम बोर्ड के पेपर में कि योगी भैया ने कहा था कच्चा प्लास्टिक पक्का प्लास्टिक। बेटा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है, कान पे मारेगा टीचर तुम्हारी। ठीक है ना यार, दिस इज थर्मोसेटिंग। ओरिजिनली एक सेमी फ्लूइड प्लास्टिक होता है। एक बार अगर आप इसको मोल्ड कर बैठे, शेप दे बैठे, तो दोबारा हीट के साथ चेंज नहीं होगा। तो डिफरेंस करने को आओगे कर लोगे। दिस इज योर सॉफ्ट प्लास्टिक। हार्ड प्लास्टिक can be remolded with the action of temperature, cannot be remolded, action of temperature, one set cannot change its shape। दूसरी चीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लास्ट पॉइंट एग्जांपल का कर देते हैं। थर्मोप्लास्टिक में आपके जितने सॉफ्ट प्लास्टिक आते हैं, दैट इज योर पॉलीथीन। ठीक है, दैट इज योर पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन।
ठीक है, या मैं बोलूं थर्मोप्लास्टिक्स जो है, अगर असली में बात करूं तो थर्मोप्लास्टिक्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो लीनियर होते हैं ज्यादातर या स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं। दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, तो वो थर्मोप्लास्टिक्स होंगे आपके। और जो भी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है उसका एग्जांपल दे देता हूं, बेकलाइट। ठीक है, बेकलाइट जो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के स्विचेस होते हैं, या मैं बोलूं पैन पॉलीएक्रिलाइट, जैसे जो आपके टेलीफोन हैंडसेट्स होते हैं, और जो आपके अगर मैं बात करूं टीवी के पीछे वाले बड़े बड़े पिछले जमाने की टीवी आते थे ना, उसके पीछे वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वो सारे पक्के प्लास्टिक्स में आते हैं, वो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दे आर, लिख सकते हो आप इसमें थर्मोसेटिंग में, दे आर क्रॉस लिंक्ड। कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड। अभी लास्ट में बताया ना क्रॉस लिंक कैसी शेप होती है, बहुत सारी लिंकेजेस होती हैं, तो ठोस होते हैं, थोड़े से हार्ड प्लास्टिक होता है। दे आर क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड, प्लास्टिक। तो अगर आप लोगों को कल को डिफरेंस आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो आप बहुत आराम से डिफरेंशिएट करोगे। 2 पॉइंट मेन लिखना, तीसरा पॉइंट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आपको 1 नंबर का बहुत आराम से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ चलते हैं, सिंपल सोबर सा। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देखना है, फोर्थ सबसे अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टीचर्स ज्यादातर क्या करते हैं, आपको सीधा मोनोमर्स देके रटवाना शुरू कर देंगे। नहीं यार, पहले हम चैप्टर का बेसिक समझेंगे। इस चैप्टर को, ये कुछ ऐसा चैप्टर है जो आप डेली लाइफ में ऐसी केमिस्ट्री देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो हम इसे बोरिंग नहीं बनाएंगे, रटवाएंगे नहीं, इसको तरीके से याद करेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ, 3 बेसिस हम कर चुके हैं, ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रक्चर, तीसरा आपका उनके बीच की मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी, और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि वो कैसे पॉलीमराइज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 ही तरीके से है, शुक्र करोगे कहोगे भला हो, 2 तरीके पे तो आया कम से कम। सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर, सीखेंगे इसे यार, क्या यार, एडिशन पॉलीमर। दूसरा है आप लोगों का कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है ना, दूसरा क्या है आप लोगों का, कंडेंसेशन पॉलीमर। पहले चीज समझेंगे, एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं वो एक के बाद सिंपली ऐड होते चले जाते हैं। इसमें लिख सकता हूं, मोनोमर्स आर एडेड ओवर डबल बॉन्ड्स और योर ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब आपके मोनोमर में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब अनसैचुरेशन होगी, और उसी पे बार बार सेम यूनिट बार बार रिपीट होती चली जाएगी, मतलब ऐड होती चली जाएगी। आपकी जो यूनिट्स हैं, आपकी जो मोनोमर्स हैं, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस सिंपल ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, मोनोमर्स आर एडेड ओवर डबल बॉन्ड एंड ओवर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज याद रखनी है कि ये आपका सिंपल एडिशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर्स ऐड तो होते हैं, मोनोमर्स आर एडेड आफ्टर लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, कि मतलब ऐड तो होगा बट कुछ मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज, सबसे पहले तो वाटर, मतलब आपके दो मोनोमर्स आके जुड़ेंगे। जब भी 2 मोनोमर्स जुड़ेंगे या मोनोमर्स रिपीट हो रहे होंगे, एक के बाद जुड़ रहे होंगे, जुड़ने के बाद मतलब जो एडिशन होगी, जो क्लबिंग होगी, उसके बाद कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, जैसे वाटर, अमोनिया, HCl एक्सेट्रा। तो याद रखना, ऐसे मोनोमर्स जिनके जुड़ने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर, सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हो, उनको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, एक एक एग्जांपल दे देता हूं इसका। पॉलीथीन, PVC
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये सारे इसके हैं। यहां दे देता हूं नाइलॉन, डेक्रॉन, यहां मैं नाइलॉन 6 दे सकता हूं, डेक्रॉन दे सकता हूं, नाइलॉन 610 दे सकता हूं, नाइलॉन 66 दे सकता हूं, ठीक है ना यार, और भी बहुत सारे हैं यार, ठीक है, पॉलीमर्स आपके जो कंडेंसेशन। अभी तो एक एक एग्जांपल आपको एक बेसिक आइडिया दिया मैंने पॉलीमर्स का। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लेते हैं एडिशन में। एडिशन को फर्दर मैं दो पार्ट्स में अगर बांटूं तो एक है आपका होमोपॉलीमर, ठीक है, दूसरा है आपका कोपॉलीमर। नाम ही बता रहा है, एडिशन में जो होमोपॉलीमर होगा उसमें सेम मोनोमर होगा, जैसे इथीन 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 इथीन, सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसा मोनोमर हो। लिख लो, होमोपॉलीमर के मतलब एडिशन तो होगी, मतलब सिंपल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे मोनोमर्स जुड़ेंगे तो सही, पर एक ही कैटेगरी के मोनोमर्स होंगे। तो होमोपॉलीमर में आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ सेम मोनोमर। इसमें आप लिख सकते हो कोपॉलीमर में एडिशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर। क्या लिख सकते हो आप इसमें यार? एडिशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर। और इनके स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, स्पेसिफिक केवल इनके। होमोपॉलीमर का एक एग्जांपल सबसे बेसिक याद कर लो, पॉलीथीन, ठीक है ना यार, पीवीसी। कोपॉलीमर का याद कर लो आप, ब्यूना एस, ब्यूना एन, मतलब जो आपके रबर्स होते हैं, ठीक है ना यार, ब्यूना एस, ब्यूना एन कोपॉलीमर्स है। मतलब एडिशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए आपके। कौन कौन से एग्जांपल हो गए? पॉलीथीन, पीवीसी, ब्यूना एन, ब्यूना एस, बहुत सारे हो गए ना यार। सिंपल, अगर वो आपसे सिंपल एडिशन के पॉलीमर्स पूछेगा तो आप कुछ भी डाल सकते हो इनमें से। एडिशन में होमो का पूछ ले तो पॉलीथीन, पीवीसी, को का पूछ ले तो ये यार। आई होप मैंने आप लोगों को मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पर कुछ हद तक बेसिक नॉलेज दे दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन पॉलीमर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एडिशन पॉलीमर्स करेंगे। अगला लेक्चर बता देता हूं किस पे होगा, एडिशन पॉलीमर्स विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब ऐसे पॉलीमर्स को कराएंगे, ऐसे पॉलीमर्स आप लोगों से बनवाएंगे जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हो। तो सबसे पहले क्या कराऊंगा? पॉलीमर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म कराऊंगा। नेक्स्ट में हम लोग किस पे चलेंगे? और कंडेंसेशन पॉलीमर्स अगला लेक्चर होगा, उसी में देखेंगे अगर बन पाया तो कंडेंसेशन पे। थर्ड पार्ट होगा आपका रबर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे। तो आज के बाद 2 लेक्चर्स और कराऊंगा छोटे छोटे। एक बार एडिशन को बिल्कुल सेग्रीगेट करेंगे, कंडेंसेशन को सेग्रीगेट करेंगे, फिर रबर को सेग्रीगेट करेंगे। मतलब मैंने इसको आराम से 3 पार्ट्स में आराम से याद करेंगे इनके पॉलीमर्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये आज पॉलीमर्स का। यहां से 1 मार्कर या 2 मार्कर का सवाल आ जाता है। एक सवाल आता ही आता है, अरेंज दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर डेफिनेशन पूछ लेता है, एग्जांपल पूछ लेता है। कोपॉलीमर का एग्जांपल दो, एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल दो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के 2 एग्जांपल दे दो, ऐसा पॉलीमर दे दो जो लीनियर है, ब्रांच्ड है। इन सब चीजों में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने करे हैं, पर जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल्स करे ना, अब हम उनके स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो जब आप उनके स्ट्रक्चर्स कर लोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉलीमर आपको कहां फिट करना है। मोनोमर्स बहुत आराम से याद करवाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई टेक योर लीव। घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।